जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर पब्लिकेशन में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा छठा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए, इसे जरूर चेक कीजिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले चैप्टर को जो भी चल रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे बस ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। जैसे JPSC हो गया, JSSC हो गया, बिहार टीचर हो गया, BPSC कंडक्ट करने वाला जो बिहार कांस्टेबल हो गया, ये और भी कई प्रमुख एग्जाम जिसमें करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इससे लाभान्वित हो सके और आप ही से लाभान्वित हो सके। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होगा, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जो एक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। और आइए अब शुरू करते हैं। पहला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आयोजन हुआ था नार्डी, फिजी में 15-17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सम्मेलन का विषय रहा हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। फिर से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन हुआ नार्डिक, फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व किए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सम्मेलन का विषय रहा हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। अगला 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन हुआ बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को। विषय रहा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन हुआ बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को। विषय रहा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। अगला है फीडेक्स मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 आयोजन हुआ बेंगलुरु 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड। फीडेक्स मिनिस्ट्रियल कन्वेंशन 2023 हुआ, आयोजन हुआ बेंगलुरु 14 फरवरी को 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड। अगला है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 आयोजन हुआ लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। फिर से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजन हुआ लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। अगला 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया। फिर से 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया। अगला CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी काल के लिए समाधान। CII जैव ऊर्जा शिक्षा सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कला के लिए समाधान। अगला है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के। सम्मेलन का विषय रहा डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के। सम्मेलन का विषय रहा डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा वाटर विजन @2047। जल संरक्षण का प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा वाटर विजन @2047। अगला भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 15-17 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय रहा एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ नई दिल्ली 15-17 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय रहा एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। अगला डेफ एक्सपो 2022 आयोजन हुआ 18 से 12 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर, गुजरात में। मुख्य विषय रहा पाथ टू प्राइड।
डेफ एक्सपो 2022 आयोजन हुआ 18 से 22 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय रहा पार्ट 2 प्राइड। इंडिया आइडिया समिट 2022 आयोजन हुआ नई दिल्ली सितंबर 2022 में। मुख्य विषय रहा अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। इंडिया आइडिया समिट 2022 आयोजन हुआ नई दिल्ली सितंबर 2022 में। मुख्य विषय रहा अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अगला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजन हुआ सूरत गुजरात में सितंबर 2022 में। अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन इसका आयोजन हुआ सूरत गुजरात में सितंबर 2022 में आयोजन हुआ। अध्यक्षता इसकी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अगला भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ बेंगलुरु अगस्त 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ इसका बेंगलुरु अगस्त 2022 में। उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। अगला सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के प्रमुख भागीदारों में एक के रूप में स्थापित करना। अगला है विंग्स इंडिया 2022 आयोजन इसका हुआ हैदराबाद तेलंगाना में मार्च 2022 में। थीम इसका रहा इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नए क्षितिज। उद्देश्य इसका रहा व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया 2022 आयोजन इसका हुआ हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में। थीम इसका रहा इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नए क्षितिज। उद्देश्य इसका रहा व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन इसका हुआ पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में। थीम इसका रहा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन इसका रहा पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 को। थीम इसका रहा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला चैप्टर 2021-23 के विभिन्न ऑपरेशन। तो कहाँ कौन कौन से ऑपरेशन किए गए ये देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास के क्षेत्रों में मदद के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने हेतु। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा भारतीय सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय
तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब को तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्री द्वारा तालिबान में कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्री द्वारा तालिबान में कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को ईकल उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को ईकल उपलब्ध कराने के लिए टिकट उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पाद को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति में शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोरोमंडल को खाद्य आपूर्ति हेतु। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। यहाँ ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। 22 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा, जिसमें किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए, हरप्रीत पुरी हंगरी गए, बीके सिंह पोलैंड गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए। फिर से देखते हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है। तो 22 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा,
जिसमें किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए, हरदीप पुरी हंगरी गए, बीके सिंह पोलैंड गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए। अगला है प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियाँ। गलवान घाटी झड़प भारत चीन 15 से 16 जून 2020 को। गलवान घाटी झड़प भारत चीन के बीच में हुआ 15 से 16 जून 2020 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ 26 फरवरी 2019 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा हुआ 27 सितंबर 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा हुआ 26 सितंबर 2016 को। पठानकोट हमला हुआ 2 जनवरी 2016 को। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को। मुंबई हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को। एयरलाइंस 814 हाईजैक हुआ त्रिभुवन हवाई अड्डे कम्बोड काठमांडू से 1999 को। एयरलाइंस 814 हाईजैक हुआ 1999 को। अगला है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो आइए रिपोर्ट एक बार में देख लेते हैं। यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण हुआ, जिसमें जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान नई मुंबई। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान नई मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग इंदौर को, 5 स्टार रेटिंग सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शहरों को घोषित की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग इंदौर को, 5 स्टार रेटिंग सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शहरों को घोषित की गई। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। जारीकर्ता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा और छोटे राज्यों में केरल। बिहार का स्थान 15वां रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 फिर से देखते हैं। जारीकर्ता बेंगलुरु है। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा और केरल। बिहार का स्थान 15वां है। अगला राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। जारी करता है नीति आयोग 2022। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात और गोवा का। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां रहा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग अप्रैल 2022 में। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात और गोवा का। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां रहा। अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। जारी करता FSSAI जून 2022 में प्रथम रहा। बड़े छोटे राज्यों में तमिलनाडु 82 अंक के साथ और गोवा 56 अंक के साथ। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वां रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी करता FSSAI जून 2022 में प्रथम स्थान बड़े छोटे राज्यों में तमिलनाडु 82 अंक के साथ और गोवा 56 अंक के साथ। बिहार का स्थान रहा बड़े राज्यों में 16वां स्थान। अगला है NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण था। जारी करता है केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सामान्य श्रेणी में टॉप 3 राज्य रहा उड़ीसा, स्कोर रहा 0.836। उत्तर प्रदेश स्कोर रहा 0.797 और आंध्र प्रदेश स्कोर रहा 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य गोवा रहा 0.631। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा त्रिपुरा का 0.788। बिहार का स्थान 7वां रहा 0.783 के साथ। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण था। जारी करता था केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। समान श्रेणी के टॉप 3 राज्य रहे उड़ीसा, स्कोर रहा 0.836। उत्तर प्रदेश स्कोर रहा 0.797। आंध्र प्रदेश रहा 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा गोवा 0.631। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का रहा 0.788। बिहार का स्थान 7वां रहा, स्कोर 0.783। अगला राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण जारी करता रहा नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान रहा बड़े राज्यों या छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश और मिजोरम का। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण जारी करता रहा नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान बड़े राज्य या छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश और मिजोरम का। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता रहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान रहा गुजरात का, दूसरा स्थान हरियाणा का। बिहार का स्थान 19वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता रहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान रहा गुजरात का, दूसरा स्थान हरियाणा का। बिहार का स्थान रहा 19वां। अगला सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता रहा गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम स्थान रहा गुजरात का। ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां रहा। सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता रहा गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य रहा गुजरात। ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां रहा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान तेलंगाना और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़।
केंद्र शासित प्रदर्शनों में प्रथम स्थान रहा चंडीगढ़ और अंतिम स्थान रहा लद्दाख का। बिहार का स्थान 15वां रहा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी। राज्य में प्रथम स्थान रहा कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और अंतिम छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम रहा चंडीगढ़ और अंतिम रहा लद्दाख। बिहार का स्थान 15वां रहा। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता रहा नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल स्कोर रहा 75 के साथ, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान रहा 28वां, सबसे अंतिम स्कोर रहा 52। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल का स्कोर 75, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार का स्थान रहा 28वां, सबसे अंतिम स्कोर रहा 52। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता रहा UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा और जम्मू कश्मीर। बिहार 51.91% और झारखंड 42.16% के साथ सबसे गरीब राज्य हैं। फिर से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता रहा UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा स्थान नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा और जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान रहा 51.91% और झारखंड 42.16% सबसे गरीब राज्य। अगला एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ। प्रथम स्थान रहा मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान उड़ीसा का और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का। बिहार का स्थान रहा 22वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता रहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान रहा मध्य प्रदेश का, दूसरा उड़ीसा का, तीसरा हिमाचल प्रदेश का। बिहार का स्थान 22वां रहा। अरहा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता रहा आवास एवं शहरी मंत्रालय। मार्च 2021 में प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक और कम आबादी में इंदौर का और नई दिल्ली का। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां रहा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता रहा आवास एवं शहरी मंत्रालय। मार्च 2021 में प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक और कम आबादी वाले में इंदौर और नई दिल्ली रहा। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता रहा टाटा ट्रस्ट। जारी हुआ 2021 में प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता रहा टाटा ट्रस्ट। जारी हुआ 2021 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान तमिलनाडु, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश। अगला निर्वाचित तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता रहा नीति आयोग। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक। निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करता रहा नीति आयोग। प्रथम स्थान रहा गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक। अगला द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता रहा टाइम्स हायर एजुकेशन दी। भारत में IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व में प्रथम रहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता रहा टाइम्स हायर एजुकेशन दी द्वारा। भारत में पहले IISc बेंगलोर, फिर IIT रोपड़, फिर IIT इंदौर। विश्व में प्रथम रहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। अगला विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 के आइए देख लेते हैं एक बार इसमें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी करता इसका रहा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। इसमें टोटल 80 देश शामिल थे। शीर्ष रहा नॉर्वे और भारत का स्थान 161वां। 2022 में हम 150वें स्थान पर थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस द्वारा जारी किया गया। 180 टोटल सम्मिलित देश है इसमें। नॉर्वे शीर्ष पर रहा और भारत 161वें स्थान पर रहा। 2022 में 150वें स्थान पर था। अगला लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। टोटल 139 देश है। सिंगापुर प्रथम और भारत 38वां। 2018 में 44वें स्थान पर था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। 139 टोटल देश है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और 38वां भारत का रहा। 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून द्वारा यह जारी किया गया। 138 टोटल देश से अमेरिका प्रथम स्थान और तीसरा स्थान पर भारत है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून द्वारा यह जारी किया गया। टोटल 138 देश से अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 द्वारा जारी किया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 136 टोटल देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 126वें स्थान पर। 2022 में 136वें स्थान पर था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क 136 द्वारा जारी किया गया। 136 टोटल देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 126वें स्थान पर। 2022 में 136वें स्थान पर थे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी किया गया। 131 टोटल देश है। 4 प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 8वां है। 2022 में 5वें स्थान पर थे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी किया गया। टोटल 131 देश है। 4 प्रथम स्थान पर और भारत 8वें स्थान पर है। 2022 में हम 5वें स्थान पर थे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थापन
IEP द्वारा जारी किया गया। अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पे और भारत 13वें स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थापन IEP द्वारा जारी किया गया। अफगानिस्तान प्रथम स्थान पे और भारत 13वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। 55 टोटल देश, अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत 42वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। 55 टोटल देश है, अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत 42वें स्थान पे। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर्स व्हाइटशील्ड द्वारा जारी किया गया। 136 टोटल देश है, डेनमार्क प्रथम स्थान पे और भारत 56वें स्थान पे है, 65वें स्थान पे। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड द्वारा जारी किया गया। टोटल 136 देश है, डेनमार्क प्रथम स्थान पे और भारत 65वें स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा जारी किया गया। पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। टोटल 193 देश है, भारत का स्थान जापानी से प्रथम है, भारत का स्थान 85वां, 2022 में 87 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। टोटल 193 देश है, जापानी से प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 85वां है, 22 में 87 थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया गया। टोटल 145 देश है, अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया गया। टोटल 145 देश है, अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत चौथे स्थान पे। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2023 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। टोटल 187 देश है, सिंगापुर प्रथम स्थान पे और भारत 48वें स्थान पे है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 द्वारा जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया गया। 187 टोटल देश है, सिंगापुर प्रथम स्थान पे और भारत 48वें स्थान पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी किया गया। 138 टोटल देश है, अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत 61वें स्थान पे है। नेटवर्क रेजिलियंस इंडेक्स द्वारा 2022 रिपोर्ट पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी किया गया। टोटल 131 देश है, अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत 61वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 द्वारा जारी किया गया। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। टोटल 63 देश है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत 8वें स्थान पर। 2022 में हम 10वें स्थान पर थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किए गए। टोटल 63 देश है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत 8वें स्थान पर। 2022 में हम 10वें स्थान पर थे। अगला वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 मास्टर्स CFA संस्थान द्वारा जारी किए गए। टोटल 44 देश है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर और 41वें स्थान पर भारत है और 2021 में हम 40वें स्थान पर थे। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 मास्टर्स CFA संस्थान द्वारा जारी किए गए। टोटल 44 देश हैं, आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर और 41वें स्थान पर भारत है। 2021 में हम 40वें स्थान पर थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वेल्थुंगरी हेल्फे जर्मन संस्था द्वारा जारी किया गया। टोटल 131 देश है, बेलारूस प्रथम है, 107वें स्थान पर भारत है। 2021 में 101वें स्थान पर थे। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 वेल्थुंग हिल्ले जर्मन संस्था द्वारा जारी किया गया। टोटल 131 देश, बेलारूस प्रथम स्थान पर, 107वें स्थान पर भारत है। 2021 में 101वें स्थान पर थे। अगला वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वैश्विक संपदा संगठन विप्रो द्वारा जारी किया गया। टोटल 132 देश है, स्विट्जरलैंड प्रथम है, 40वें स्थान पर भारत है और 2021 में 46वें स्थान पर थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वैश्विक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया गया। टोटल 132 देश है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर और भारत 40वें स्थान पर। 2021 में 46वें स्थान पर थे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया गया। वियतनाम इसमें प्रथम स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया गया। वियतनाम प्रथम स्थान पर और चौथे स्थान पर भारत है। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। टोटल 191 देश है, स्विट्जरलैंड प्रथम है और भारत 132वें स्थान पर, स्कोर 0.633। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। 191 टोटल देश है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम है और 132 हमारा स्थान है, स्कोर है 0.633। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। 177 टोटल देश है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर और 131वां भारत का स्थान है। 2021 में 121वें स्थान पर थे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। टोटल 177 देश है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 131वां 2021 में या 121वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया।
टोटल 146 देश है। आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 135 है। 2021 में भारत का स्थान 140वां था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए। टोटल 146 देश है। आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 135वां 2021 में 140वें स्थान पर था। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। एक टोटल 177 देश है इसमें। वियन्ना ऑस्ट्रिया इसमें प्रथम है और दिल्ली 112वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए। टोटल 173 देश है। वियन्ना ऑस्ट्रिया इसमें प्रथम है, दिल्ली 112वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए। टोटल 163 देश है। आइसलैंड इसमें प्रथम है, भारत का स्थान 135वां है 2021 में भी हम 135वें स्थान पर थे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए। टोटल 163 देश है। आइसलैंड इसमें प्रथम है, 135वें स्थान पर भारत है। 2021 में भी हम 135वें स्थान पर थे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किए गए। 63 टोटल देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और 37वां भारत का स्थान है। 2021 में 43 थे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किए गए। टोटल 63 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और 37वें स्थान पर भारत है। 2021 में यह 43वें स्थान पर था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए। टोटल 180 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और 180वां देश भारत का। 2021 में हम 168वें स्थान पर थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए। टोटल 180 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 180वां है। 2021 में हम 168वें स्थान पर थे। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया। अमेरिका प्रथम स्थान पर था और भारत का स्थान तीसरा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान तीसरा है। सतत विकास सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किए गए। टोटल 165 देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर और 120वां स्थान भारत का। 2020 में हम 170वें स्थान पर थे। सतत विकास सूचकांक 2022 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किए गए। टोटल 135 देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 120वां है। 2020 में हम 117वें स्थान पर थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस द्वारा जारी किए गए। टोटल 55 देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 43वां। 2021 में 40वें स्थान पर थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस द्वारा जारी किया गया। टोटल 55 देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 43वां। 2021 में 40वें स्थान पर थे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। टोटल 167 देश है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 46वां है। 2020 में 53वें स्थान पर थे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। टोटल 167 देश है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 46वां है। 2020 में हम 53वें स्थान पर थे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किए गए। टोटल 180 देश है। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85वां है। 2020 में यह 86वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किया गया। टोटल 180 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85वां है। 2020 में हम 86वें स्थान पर थे। वैश्विक स्वच्छता सूचकांक 2021 जिम्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया। 195 टोटल देश है। यूएसए प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 46वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जिम्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया। 195 टोटल देश है। यूएसए प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 66वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया गया। टोटल 64 देश है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 56वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया गया। टोटल 64 देश है। स्विट्जरलैंड से प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 56वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया गया। टोटल 26 देश हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया गया। टोटल 26 देश हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। टोटल 194 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 82वां है। 2022 में 77 था। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। 194 टोटल देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 42वां है। 2022 में 77वें स्थान पर थे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इकोनॉमिस्ट
इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया गया। टोटल 113 देश थे। आयरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 71वां है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया गया। टोटल 113 देश से आयरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है टोटल, और भारत का स्थान 71वां है। पहला वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। टोटल 47 देश से, चीन प्रथम स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। टोटल 47 देश से, चीन प्रथम है, दूसरा स्थान भारत का है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। टोटल 114 देश से, इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर, भारत 14वें स्थान पर है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। टोटल 114 देश से, इंडोनेशिया से प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 14वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। टोटल 115 इसमें देश है। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर, 87वें स्थान पर भारत है। 2022 में हम 74वें स्थान पर थे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। टोटल 115 इसमें देश है। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर और 87वें स्थान पर भारत है। 2020 में हम 74वें स्थान पर थे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच एनजीओ द्वारा जारी किया गया। मोजाम्बिक इसमें प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 7वां है। 2020 में हम 5वें स्थान पर थे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 द्वारा जारी किया गया। जर्मन वॉच जीएनओ द्वारा यह जारी किया गया। मोजाम्बिक इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 7वां है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23। आइए देख लेते हैं इसे भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम है मध्यावधि स्थिति, आकाशवादी तथा विश्वसनीय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आकाशवादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रखने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जारी किया गया था। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जारी किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी सक्रिय क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरे, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर 96,522 रुपया है तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.5% है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर 96,522 रुपया है तथा प्रति व्यक्ति आय का वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 3% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि और सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश के रिकॉर्ड 5 लाख टन गन्ने के उत्पादन हुआ है। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी के प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाएगा। 2021-22 के दौरान देश के रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 10.3% से काफ़ी कम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 8.4% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 8.4% से काफ़ी अधिक है। अगला है भारत के विदेशी व्यापार का प्रमुख भागीदार देश। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है कहाँ से? तो अमेरिका से, फिर यूएसए से, फिर नीदरलैंड से, फिर चीन से। मतलब भारत सबसे ज़्यादा कहाँ भेजता है? तो अमेरिका, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड, फिर चीन। भारत सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? तो चीन, यूएई और अमेरिका से। भारत सर्वाधिक आयात करता है कहाँ से? तो चीन, यूएई और अमेरिका से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। भारत ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1% हो गया, जो पिछले 2.4% था। कुल प्रजनन दर 2.1% हो गया 2.1 हो गया, जो पिछले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो पिछले 46.0 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो पिछले 46.0 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गया, जो पिछले 24.5 था। 29.5 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गया, जो पिछले 29.5 था। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% तक पहुंच गई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्तीय वर्ष 2023 के बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्तीय वर्ष 2022 आरई में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 1.6 था। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्तीय वर्ष 2023 में बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्तीय वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। 222 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई है। 222 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो की संकल्प व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता को अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत ने वर्ष 2030 से पहले
गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन का उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संग्रह सकल मूल्यवर्धन GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्यवर्धन GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि दर से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाले वस्तुओं का परिवहन किया। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाले वस्तुओं का परिवहन किया। वर्ष 2016 में शुरू की गई UDAN योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। अगला केंद्रीय आम बजट 2023-24। तो देख लेते हैं बजट के बारे में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ की बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ की बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। अमृतकाल के लिए विजन क्या है? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए आवास। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए आवास। रोजगार सृजन में वृद्धि। मजबूत और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। बजट 2022-23-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि कौन कौन से देख लेते हैं। तो समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं एवं सप्तऋषि: समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। बजट अनुमान देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो कुल व्यय 2023-24 में होगा 45.03 लाख करोड़। कुल व्यय होगा 45.03 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय होगा 2023-24 में 10.01 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय होगा 2023-24 में 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय होगा 2023-24 में 35.02 लाख करोड़। राजस्व व्यय 2023-24 में 35.02 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 में होगा 13.71 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा क्या होगा? तो 27.2 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में होगा 26.36 लाख करोड़। राजस्व प्राप्ति होगा 26.32 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्ति होगा 2023-24 में 18.70 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्ति होगा 23-24 में 18.70 लाख करोड़। राजस्व घाटा होगा 2022-23 में 9.9 लाख करोड़। GDP का 3.8%। राजस्व घाटा 2022-23 का होगा 9.9 लाख करोड़। GDP का 3.8%। राजस्व घाटा 2023-24 का होगा 8.69 लाख करोड़। GDP का 2.9%।
राजस्व घाटा 2023-24 का होगा 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%। राजकोषीय घाटा होगा 2022-23 का 16.61 लाख करोड़, जीडीपी का 6.4%। राजकोषीय घाटा 2022-23 का हुआ 16.61 लाख करोड़, जीडीपी का 6.4%। राजकोषीय घाटा 2023-24 का होगा 17.89 लाख करोड़, जीडीपी का 5.9%। राजकोषीय घाटा 2023-24 का होगा 17.89 लाख करोड़, जीडीपी का 5.9%। प्राथमिक घाटा 2023-24 का होगा 7.06 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। प्राथमिक घाटा 2023-24 का होगा 7.06 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। अगला विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। रक्षा मंत्रालय को दिया गया 5.9 लाख करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय 5.9 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.71 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान मंत्रालय 1.65 लाख करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.65 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए। फिर यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख योजनाएं के लिए धन आवंटन कितना कितना किया गया। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए। एकलव्य रेजिडेंट स्कूल के लिए 59,943 करोड़ रुपए, एकलव्य रेजिडेंट स्कूल के लिए 5943 करोड़ रुपए। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,956 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,956 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,554 करोड़ रुपए, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,554 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपए। फेम स्कीम के लिए 5172 करोड़ रुपए, फेम स्कीम के लिए 5172 करोड़ रुपए। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपए, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपए। अगला है केंद्रीय बजट 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा और हमारे अगले वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपसे बस ये अनुरोध है जाते जाते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें हमारा प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मनोबल और अधिक बढ़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है और जो इस बार के जैसे एग्जाम या बिहार टीचर या बिहार कांस्टेबल या फिर अन्य कोई भी बीपीएससी का एग्जाम जो आने वाला है उसे देने वाला है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।